चंद मिनटों के बाद भी हो सकता है इस गुफ्तगू के दौरान भी, और हो सकता है इस गुफ्तगू के बाद भी, लेकिन बहरहाल अगले चंद अभी इसी वक्त अमेरिका में दिन हो रहा है, जाहिर है। जी। तो वहाँ पे अभी किसी भी वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की टेलीफोन पे बात होने वाली है प्रेसिडेंट पुतिन से, जी। और काफ़ी तवील गुफ्तगू होगी। तवील गुफ्तगू होगी यानी उसका कोई यानी वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1.5 घंटा, मतलब है कि ओपन होगी गालिबन। मेरे ख्याल से वीडियो पे होगी शायद। ये जो भी उसका होगा तरीका तो वो होने वाली है, और उसमें 4-5 बातें ऐसी हैं जो पहले ही जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन मनवा चुके हैं अपनी। यानी उसमें से एक बात तो ये है कि 2014 का जो बॉर्डर है उस पर वापस नहीं जाएंगे। आज वो शायद ये भी बात करें कि रिकग्नाइज कर दिया जाए, बाकी इलाकों की रिकग्निशन कर ली जाए, सही। और उन रिकग्निशन में जो दोनसाक का इलाका है या जो ज़ोपरोजिया का इलाका है या लुनसैक के इलाके हैं, इन सारे इलाकों को और क्रीमिया को, इनको रिकग्नाइज कर लिया जाए। हो सकता है अमेरिका करे, हो सकता है ना करे, लेकिन एड कम कर दी जाए, बंद कर दी जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए यूक्रेन को, ये भी बात होगी। और उसके बाद हो सकता है कि एक दूसरे को आने की दावत दी जाए। लेकिन काफ़ी हद तक, और इसके ऊपर अब जाहिर है कि यूरोप भी परेशान है और बाकी दुनिया भी परेशान है कि डायरेक्ट पुतिन और ट्रंप की आज टेलीफोन पे बात होने जा रही है। मैंने आपसे कहा कि इसका कोई इसका दौरानिया तय नहीं हुआ। मॉस्को से भी ये इतलात आ रही हैं कि होता है ना 10 मिनट में, लंबी बात भी चल सकती है, और बहुत सारे मौज़ूआत इसमें ज़ेर बहस आ सकते हैं। इसका कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है कि भाई इसी पे बात करनी है उसी पे बात नहीं है। आपको पता है जरा ट्रंप बात करते हैं, पुतिन वो बात से बात निकलती आगे। तो ये जो अब इसके नतीजे में जो नई बाउंड्रीज तय होने जा रही हैं दुनिया में, नई बाउंड्रीज तय होने जा रही हैं, यानी देखते ही देखते पिछले 2-3 सालों के अंदर अब नई बाउंड्री, नए नक्शे बनेंगे कि कौन सा इलाका यूक्रेन रह गया, कौन सा इलाका रशिया बन गया, कौन सा इलाका कोई नई रियासत बन गया, कौन सा इलाका जो है वो नई रियासत नहीं बना। तो नक्शा एक्चुअली आज नक्शा फाइनल होने जा रहा है। वो याल्टा 2 तो नहीं कहूँगा, लेकिन याल्टा अगर इसमें 2 पावर्स को ही लें इस वक्त बड़ी, तो वो नक्शा भी तय करने जा रही हैं। ये नक्शा भी तय होगा कि कहाँ तक यूरोप है, कहाँ तक नहीं है। नेटो में तो नहीं है यूक्रेन, तो यूक्रेन की फिर सिक्योरिटी कैसे होगी। तो वो इसमें ज़ाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन पे कहेंगे सीज़ फायर करें, तो एग्रीमेंट करें सारा, तो हम तो नहीं अटैक करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज़ करें। इनकी फ़ौज भी लिमिटेड शायद वो कर दें, जैसे जापान के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की थी कि इनकी फ़ौज भी लिमिटेड कर दी जाए। इनको वेपन्स कोई मुल्क नहीं देगा यहाँ पे, और वो सारी बातें वो मनवाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन। हो सकता है सारी बातें आज मान ली जाए, हो सकता है कि दोबारा एक मुलाकात तय हो जाए कि नहीं जी सारी बातें तय नहीं हुई, कुछ बातें तय हो गई हैं और आगे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अच्छा, तो ये अभी मैं वापस आता हूँ ये यूक्रेन के ऊपर, लेकिन इसी दौरान जो है वो पिछले 24-48 घंटों में अजीब वाक़यात हुए, क्योंकि स्टीव वित्कॉफ यहाँ इन्वॉल्व हैं, बड़ी ताकतें यहाँ इन्वॉल्व हैं। तो लेकिन इस दौरान जो है 2 वाक़यात हुए। एक तो ये कि जो हुतीज़ ने पहले कहा हुआ था, हुतीज़ की तरफ से कहा गया था, अच्छा हुती वैसे इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अंसारुल्लाह वो कहते हैं कि मैं कहा जाए, लेकिन हुतीज़ ही सब कहते हैं तो इसलिए भी उसको हुतीज़ कहते हैं। लेकिन ये कि वो हुती की तरफ से वो 4 दिन का था कि जी ये शुरू कर दिया जाए इसका इसको इसराइल जो है वो सीज़ फायर माहदे पे अमल करे, दूसरे फेज़ में जाए, दूसरे फेज़। तो एक दिन रह गया था, तो उससे पहले अमेरिका ने उनके मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया। उसमें अंदाज़ा था कि कोई 53 से 60 तक के लोग, 60 के करीब उसमें जो मुख्तलिफ जगहों पे, जो कल हमने बताया भी था उसमें कि सदा का इलाका और सना के इलाका और बाकी इलाके जो हैं वो हिट हुए वहाँ पे। और फिर उसके बाद रैली भी निकली वहाँ पे यमन में बड़ी, और उसके बाद सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने जवाबी ड्रोन दागे, लेकिन उससे अमेरिकन कहते हैं कि नहीं दागे, उन्होंने वो कहते हैं कि हमने 2 ड्रोन दागे USS हैरी ट्रूमन पे। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये तो ये एक यहाँ पर इसी दौरान जो है वो कल रात को जब यानी रमज़ान की रातें हैं, सीज़ फायर है, लोग इबादत कर रहे हैं, रोज़ा अफ्तार रहे हैं, बच्चे मतलब तैयारी पकड़ रहे हैं, ख़वातीन बना रही हैं सेहरी सारा। तो इसराइल ने सीज़ फायर माहिदा तोड़ दिया रात को, और उन्होंने यानी कई महीनों के बाद भरपूर आग बरसाई रात को। और रमज़ान के दिनों में दूसरा शाह चल रहा है, और लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो बड़े वहाँ से इतलाते हैं, लोग खुश थे और इबादत में मसरूफ़ थे, और ये थे कि कोई बात आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे
तमाम गज़ा के इलाके में जो है वो बॉम्बिंग्स हुई, स्ट्राइक्स हुई, और उसके नतीजे में कम से कम जो इतलात हैं वो ये हैं कि 400 फ़लस्तीनी, जिसमें बच्चे, औरतें और आम लोग, शहरी, वो उसमें शहीद हो गए, 400। और ये 1 घंटे के दौरान ये स्ट्राइक्स हुई और रात को हुई। अच्छा, इसमें हमास का कहना ये है कि उनके 4 लीडर्स, उसमें हमास के जो हैं 4 लीडर्स उसमें वो भी जहाँ तक हुआ है, उसमें एक जो उनके जो मास्क लगा के जो उनके स्पोक्स पर्सन थे जो बात करते थे आके जी। वो भी, और बाकी लोग भी हमास के 4 वो हुए, और 4, लेकिन बाकी जो 396 हैं वो जो है वो हमास के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका, वो भी शहीद हो गए उसमें। अच्छा, और उसमें जो साथ दूसरी बात आई है वो ये है कि जो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसकी परमिशन जो है वो मैं रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, सेकंड, इसराइल कंसल्टेड यूएस ऑन द स्ट्राइक्स इन गज़ा। ये वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि इस हमले से पहले जो है वो हमसे कंसल्टेशन की थी इसराइल ने, और उसके बाद ये अटैक हुआ। अच्छा, अब ये है कि अब ये सूरत बनी कि ये अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आखिरी मामला तो ये था कि यानी 2 पैरेलल हैं आगे पीछे, हुतीज़ के पे अटैक और इसको गज़ा के अटैक को आप मिला के पढ़ें ना, कि उधर पहले हुतीज़ पे हुआ फिर इधर हुआ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि स्टीव विटकॉफ जो है उनका प्लान, और जो अब्राहम जो दरमियान में आए थे उनके बॉयलर, तो उनकी जो बात हुई थी हमास से, वो अलग हो रही थी बात, और इसी विटकॉफ की बात भी अलग हो रही थी, और वो बात ये हो रही थी कि आप पास ओवर और रमज़ान और पास ओवर तक इसको सीज़ फायर को खींचें। इसके ऊपर हमास भी एग्री कर गई थी। ये इसराइल की रिक्वेस्ट थी कि आप इसको पहले फेज़ को एक्सटेंड कर दें, यानी आप इसको पास ओवर तक और रमज़ान के बाद फिर हम इस पर, तो इसके ऊपर हमास एग्री कर गई थी। इस दौरान बस ये था कि कौन से कैदी या यरमाली रिहा होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो इसमें वो एडन अलेक्जेंडर की बात चल रही थी, अमेरिकन जो नेशनल हैं, और बाकी लोगों की कितने लोग होंगे, कितने नई लोग होंगे, कितने मराहिल में वो तय होगा, कैदियों के नाम क्या होंगे, क्या होगा। लेकिन यह है कि वो जो है वो ये कोई बहुत अहम बात नहीं थी, बस ये हुआ कि वो अटैक हुआ और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट की तहलील हो गया। वो मतलब बात चल रही थी ना दरमियान में कि सीवत को वो दोहा पहुंची हुई है टीम, वो कतर पहुंची हुई है टीम, कतर से कतर से वो इजिप्ट जाएगी, इजिप्ट ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पैरेलल प्लान पेश हो गया। इससे पहले जो है वो बात हुई थी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात हुई थी, तो जवाब ये दिया गया था कि पैरेलल प्लान एक पेश करें। तो पैरेलल प्लान तो अरब ममालिक आ गया था। ये पैरेलल प्लान जो आया था सामने, ये ध्यान में रखें कि पैरेलल प्लान जो है ये इजिप्ट की तरफ से पेश हुआ था। उन्होंने कहा था, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन जब गए थे तो उनके साथ उन्होंने कहा था कि पैरेलल प्लान पेश करें इजिप्ट का, तो उन्होंने कहा पेश करें, तो इजिप्ट ने पेश किया था वापस आके, और फिर इस दौरान जंगबंदी रही थी। उन्होंने क्योंकि 42 दिन का था ना पहला जो फेज़ था, तो उन्होंने पेश किया। फिर वो सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई, फिर सऊदी अरेबिया के बाद उस मीटिंग को कायरो में इंडोर्स कर दिया गया, फिर वो अरब से निकल के OIC ने उसको इंडोर्स कर दिया, फिर उसको फ्रांस ने, जर्मनी ने, रशिया ने, बहुत सारे यूरोप के मुल्कों ने, चाइना ने, सब ने उसको इंडोर्स कर दिया जो OIC का प्लान था। तो सवाल अब ये है कि व्हाट नेक्स्ट। एक बात तो ये है कि ये सारे अब दोबारा इस वक्त कोशिश हो रही है जल्द कि ये दोबारा स्ट्राइक्स ना हो और ये जो मामला है ये इधर ही रुक जाए और ये बात आगे बढ़े, यानी मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। इसराइल जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने तो प्रेसिडेंट ट्रंप से मशवरा भी कर लिया था, और उनकी तरफ से जो वो ऑल हेल आउट वाली बात थी जो उन्होंने पहले की थी उस पर हमने करके भी दिखा दिया, और वो हमने करके भी दिखा दिया, और ये जो है अब आगे से क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद हम इसको डिस्कस करें, ये जो इशू है ना अरब ममालिक का, और उसमें आप अरब ममालिक का और गज़ा का और सारा जो भी, मैं जॉर्डन के अपने ज़ाहिर है कि अपनी उनकी पॉलिसी है, इजिप्ट की अपनी पॉलिसी, हर मुल्क की एक अपनी पॉलिसी भी है। कुछ जगहों पे वो सारी, पाकिस्तान भी कई जगहों पे इकट्ठा होता है ऐसी के, कई जगहों पर अपनी पॉलिसियाँ बनाता है, हर मुल्क है, तुर्की है उसकी कई अपनी। तो जो एक मुल्क है उसको ज़रा जहन में रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में वो मुल्क है सूडान।
सूडान जो है अब उसका बराह रास्त बहुत गहरा ताल्लुक है गज़ा और इस पूरे इलाके के साथ। हम तो डिस्कस कर रहे होते हैं ना, सारे मुल्क डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी जॉर्डन में ये हो रहा है, इजिप्ट में ये हो रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों से हमने सूडान डिस्कस नहीं किया। सूडान को ध्यान में रखें, सूडान का बड़ा कलीदी रोल है इसमें। सूडान जो है वो एक तो उसकी जो जियो पॉलिटिकल उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वो लोकेशन उसकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और वो बिल्कुल जो है वो आप यानी वो सऊदी अरेबिया के बिल्कुल करीब है। बीच में थोड़ा सा वो इलाका है जो कि बहर अहमर है, वरना वो सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरेबिया की उस तरफ भी, बल्कि रेड सी उधर जाएँ तो आप ये मक्का और मदीना से ज़्यादा करीब है बनिस्बत, कुछ लोग कहते हैं रियाद का डिस्टेंस ज़्यादा है, शायद ये ज़्यादा करीब है सूडान की जो बॉर्डर्स हैं। तो ये जो है ना सूडान की एक तो ये इंपॉर्टेंस है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बिल्कुल इजिप्ट, एक तरफ इजिप्ट है, अच्छा इजिप्ट एक तरफ है, ये ध्यान में रखें, एक तरफ इसके इजिप्ट है। अच्छा फिर उसके बाद जो है सूडान में बड़ी एक तवील खाना जंगी हुई, कई सालों से दो हिस्सों में टूट गया। साउथ सूडान ये वही जगह है जहाँ पे आपको पता है कि इथोपिया के अंदर वो बहुत बड़ा डैम बन रहा है जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना से वो रिवर नाइल के पानी के, ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी सूडान तक रुकें। सूडान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सूडान में वो उमर अल बशर जो उनके कई साल तक 30 साल तक उनके सदर है उमर अल बशर, और उमर अल बशर जो है वो उनके 30 साल तक सदर रहे। और ये बड़ा ऐसा दौर था कि यानी ये वो दौर है ना जब उसामा बिन लादेन सूडान जा रहे हैं और वो ख़तूम बॉम्बिंग्स हो रही हैं और ये और वो, बड़ा उसकी पुरानी एक हिस्ट्री में उसमें नहीं जा रहा, लेकिन 30 साल तक वो सदर रहे वहाँ पे। और 2019 में उनका फ़ौज ने तख्ता उलट दिया। वो करीब थे जब उनका तख्ता उल्टा गया, तो उससे पहले 2009 में उनके वारंट्स निकल आए थे, उनके वारंट्स निकल आए थे। सूडान जो है वो टेरर लिस्टों में मुख्तलिफ इन जगहों पे काफ़ी सालों से ये उसामा बिन लादेन और इसकी वजह से, लेकिन वो हर जगह मूव करते थे। उनको हमायत थी अरब ममालिक की, कुछ अरब ममालिक की उनको हमायत हासिल थी। मैं कुछ अरब ममालिक कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, कुछ अरब ममालिक की उनको हमायत हासिल थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनको सपोर्ट भी मिलती थी और वो उसके बाद जो है वो मूव भी करते थे मुख्तलिफ जगहों पे, और वो यहाँ पर अपना सारा उनका बिजनेस चल रहा था। लेकिन फिर ये हुआ कि यहाँ पर जो 2011 के बाद ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होना शुरू हो गया। ये अरब स्प्रिंग्स के बाद ये जो सो कॉल्ड एक अजीब किस्म की एक तहरीकें शुरू हुई। शुरू तो ऑर्गेनिक हुई थी, उस लड़के ने आग लगाई थी अपने आप को ट्यूनिस में, लेकिन ये कि उसके बाद वो किसी और रंग में निकल गई, इंतशार फैल गया पूरे इलाके में। तो इस दौरान ये हुआ जिसका यमन भी निशाना बना और आज तक बना हुआ है, और सीरिया भी बना और आज तक बना हुआ है, और लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे मुल्क सारे। लेकिन यह है कि यहाँ पर सूडान में ये हुआ कि इस दौरान जो है वो जो उमर और बशर थे वो दरमियान में आ गए कहीं, क्योंकि इसी दौरान जो है वो खलीजी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। कतर को निकाल दिया गया अरब लीग से, GCC, और ये सारे मामलात हुए। तो उमर अल बशर जो है उनका झुकाव एक तरफ हो गया। जो मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे थे इतने अरसे, जो अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे थे, उनसे हटके वो दूसरी साइड पे जाना शुरू हो गए, उस तरह उन्होंने रब्ता कर लिया। ये ध्यान में रखें कि जब यमन में जंग हुई स्टार्ट, तो सूडान उन मुल्कों में से है जिसने अपनी 10,000 फ़ौज भेजी थी। ये मैं 5th स्लाइड उस ज़माने की कोट कर रहा हूँ, सूडान टाइम्स, 3rd स्लाइड। सूडान टू सेंड 10,000 ट्रूप्स टू ज्वाइन अरब फोर्सेज इन यमन। सूडान ने अपनी 10,000 फ़ौज भेजी थी यमन में जंग लड़ने के लिए, ठीक है। ये उस वक्त है जब सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्क इन्वॉल्व हो गए, यमन में विड्रॉ कर गए। लेकिन इस दौरान जो चेंजेस आए ना, उसमें ये हुआ कि वो कहीं ईरान के करीब आए, कहीं तुर्की के उनके राब्ते हो गए, कहीं इधर हुए, तो वो ये हुआ कि उनकी सपोर्ट हटी तो वो उनका फ़ौज ने तख्ता उलट दिया। बहरहाल वो ख़त्म हो गया, फ़ौज ने तख्ता उलट दिया। अच्छा, इसी दौरान जब यहाँ पर ये सारा मामला चल रहा था, तो इसी दौरान रशिया आ गया सीरिया में, और रशिया इस बात में इंटरेस्टेड था कि वहाँ पोर्ट सूडान में एक बंदरगाह उनको मिल जाए, ताकि वो सीरिया में तो मौजूद हैं, लेकिन ये कि सामने सूडान में भी वो आ जाएं। तो रशिया की भी बातचीत चलना शुरू हुई, वो बातचीत उमर अल बशर से शुरू हो गई चलना उनकी, लेकिन ये कि फिर उनका तख्ता उलट गया, वो बात आगे पीछे हो गई, ख़त्म हो। उसके बाद जब उनका तख्ता उलट दिया गया उमर बशर का, अच्छा ये वो दौर है जब अभी इसराइल के साथ भी इब्राहिम अकॉर्ड होना है नहीं होना, ठीक है ना, 19-20, ये 2019 में तख्ता उलट गया, तो वो बातें भी चल रही हैं, वो शराइत पेश कर रहे हैं, अच्छा ख़त्म किया जाए, मुझे निकाला जाए इसमें से। उमर बशर कह रहे हैं कि टेररिस्ट में से निकाला जाए, ये तख्ता उलट गया।
फ़ौज ने उल्टा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो फ़ौज है उनकी और पैरामिलिट्री ट्रूप्स वो आपस में लड़ना शुरू हो गई, जो कि सिविल वॉर है बदकिस्मती से सूडान की। अच्छा, सूडान की सिविल वॉर में एक तो सरकारी उनकी गवर्नमेंट की यानी जो सरकारी फ़ौज है उसको अब्दुल फताह बुरहान उसको हेड कर रहे हैं, और दूसरी जो है वो उनकी पैरामिलिट्री फ़ौज है और उसको दगोलो हमेती, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो उसको हेड कर रहे हैं। और वो जो है ये दोनों आपस में इनकी लड़ाई हो रही है। यानी ये बड़ा मुश्किल है सूडान में। मैंने उस दिन भी बात की थी कि शायद वो है जगह है जहाँ आपको समझ नहीं आती कि यार एक मिनट में सिक्योरिटी के बंदे को बुलाया है, कोई प्रॉब्लम है तो ये कौन सा सिक्योरिटी का बंदा है, इधर वाला है या इधर वाला है। दोनों यूनिफॉर्म में दींगा मुश्ती शुरू हो गई और खाना जंगी शुरू हो गई।